हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है। अभी तक हम लोग 12th क्लास की इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स को हमने स्टार्ट किया था। 11th क्लास भी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम सबसे पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं अकाउंटिंग। सो एज हमको पता है 11th क्लास आपके लिए एक नए सब्जेक्ट के लिए बहुत नया है और अकाउंटिंग आपने आज से पहले कभी ऐसा पढ़ा नहीं। थोड़े बहुत टॉपिक्स कभी देखे हो, मैथ्स में कहीं देखे हो तो देखे हो, तो वो भी पूरी तरह से अकाउंटिंग तो है नहीं। तो यहाँ पर आप अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है, यहाँ पर पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो मीनिंग क्या बोलता है अकाउंटिंग का? मीनिंग ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? देखिए, इसको समझते हैं हम यहाँ पे। हाँ, कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। अच्छा, ये जो लेन देन है, ऐसा नहीं कि लेना और देना हो गया। लेन देन होना चाहिए कैसा? इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसा एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है ना? तो इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो कैसे हैं? फाइनेंशियल नेचर के हैं। जो कैसे हैं? फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है। समझ रहे हैं? देखिए, अकाउंटिंग क्या है? जहाँ पर हम फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासिफाई करते हैं एंड देन लास्ट में उसे समराइज भी करते हैं। ठीक है? तो भाई, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है, इन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी में, इन टर्म्स ऑफ मनी में। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है अकाउंटिंग। अच्छा, सिर्फ समराइज पर ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर जो भी इसका रिजल्ट आएगा समराइज करने के बाद में, ठीक है, इस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन भी होगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? कि आप उस रिजल्ट को समझेंगे, है ना? उस रिजल्ट को आपको उसका मतलब निकालना है। अच्छा, उसका मतलब निकालना कैसे मतलब क्यों वो है ज़रूरी है कि हमें मतलब निकाल के देना है? बिकॉज यू आर डीलिंग विद अकाउंट्स और आप उसके टर्म्स को जानते हो, जो सामने वाला बंदा हो सकता है ना जानता है, वो कॉमर्स फील्ड का नहीं है। तो यू हैव टू इंटरप्रिटेट द रिजल्ट एंड आपको फिर वो रिजल्ट को कम्युनिकेट भी करना है। कम्युनिकेट किसको करेंगे हम? टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। रिजल्ट जो आपने इंटरप्रिटेट किया उसे हम कम्युनिकेट करेंगे टू यूजर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपने जो रिजल्ट निकाला वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करेंगे टू द यूजर्स। सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग इज। दिस इज व्हाट अकाउंटिंग इज। फिर से एक बार बात करते हैं। देखें, accounting is an art. Accounting is an art of what? Recording, classifying and summarizing the transaction in events of financial nature in terms of money and interpreting the result thereof. ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ collecting, recording, summarizing and communicating financial information. मतलब कलेक्ट करेंगे पहले तो कि आपके फाइनेंशियल नेचर वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है, देन आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम उसकी समरी बनाएंगे और कम्युनिकेट करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। So this is what definition of accounting. If there is any doubt, आप कमेंट सेक्शन में एक बार बात कर सकते हैं। ओके, चले इसके आगे चलते हैं। क्या दिया है?
नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में शायद सबने सुना ही होगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग को डिफाइन किया हुआ है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों और इसके रिजल्ट को इंटरप्रिटेट भी करेंगे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेजर भी कर रहे हैं एंड मैनेज भी कर रहे हैं। ठीक है, हमने रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा एक सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर कैसा कि मैंने क्या किया है, रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्ड जब हम करते हैं ना तो हम बनाते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, अकाउंट्स में आपने जो भी ट्रांजैक्शन आपके पास हुआ है उसकी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, मतलब आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। जब हम क्लासिफाई करते हैं ना तो क्लासिफिकेशन में हम बनाते हैं लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है, आपने जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट बने हैं उन सबका एक सेपरेट अकाउंट बनाया। ठीक है, तो वो हमने करा है, क्लासिफाई करा है उसको। एंड देन आप करते हो समराइज। तो समराइज जब हम करते हैं ना तो समराइज करने में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जो सभी लेजर को हम कलेक्ट करके फिर उसको देखते हैं कि क्या बैलेंस है और किसका कितना पैसा बनता है या फिर कितना पैसा होता है, किसने कितना दिया है, किससे हमने कितना लिया है। ओके, सो रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज करते हैं हम इस तरीके से कि जनरल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बनाएंगे, है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके जो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, क्योंकि आप यहाँ पर इमोशंस को नहीं रिकॉर्ड कर सकते, है ना। पैसा रिकॉर्ड करोगे कि भाई कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके, और देन उसका रिजल्ट आप इंटरप्रिटेट करोगे। किसको करेंगे हम ये रिजल्ट ये सब करने के बाद में हम रिजल्ट इंटरप्रिटेट करेंगे। अच्छा, ट्रायल बना दिया, ट्रायल से मुझे ये समझ में आएगा कि किसका अकाउंट में कितना पैसा है, मतलब कौन हमारा डेटर है, कौन क्रेडिटर है, कितना हमने सेल किया, कितना परचेज किया, कितना सैलरी दिया, कितना वेजेस दिया, ये सब हमको ट्रायल बैलेंस से समझ में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में फिर P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब कुछ बनते हैं। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं कि भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो हम यहाँ से पता करते हैं ट्रायल बैलेंस से सारे के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। ठीक है, अब इससे जो भी रिजल्ट मुझे मिलता है इस रिजल्ट को मैं कम्युनिकेट करती हूँ। किसको करती हूँ कम्युनिकेट, टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। इंटरेस्टेड यूजर, ये इंटरेस्टेड यूजर किसके हैं, ये जो इंटरेस्टेड यूजर हैं ये किसके हैं, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, इनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज व्हाट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास वही मीनिंग है, डेफिनेशन है जो ICAI ने दिया है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ। ठीक है ना। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंट में अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में बता सकते हो, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या फीचर है अकाउंटिंग के। तो जितने भी टर्म्स आपने मीनिंग में पढ़े हैं उसके एक एक पॉइंट अगर हम बना लेंगे तो हमको फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो पहला फीचर तो क्या है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे। इतना सारी बातचीत होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो अब इसमें से आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पर जो एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन या इवेंट फाइनेंशियल नेचर का है, तो वो आप आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा, आइडेंटिफाई करने के बाद में आइडेंटिफाई करेंगे वो फाइनेंशियल नेचर का है, तो अब आप उसे मेजर करोगे। मेजर तो आप उसी को कर सकते हो ना जो फाइनेंशियल नेचर का है। तो भाई आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद इसी ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने में हमने पहले ही पढ़ा, हमने पहले ही डिस्कस किया कि जर्नल एंट्री बनती है। ठीक है, देन हम इसे क्लासिफाई करेंगे तो हम लेजर बनाएंगे, और इसके बाद में हम इसे समराइज करेंगे तो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में इसको हम स्टडी करेंगे।
एनालाइज करेंगे पूरे ट्रायल बैलेंस को, इससे P&L अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, तो हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये कह क्या रहा है। अगर मतलब हमको P&L से हमको पता चलता है कि भाई ये जो पहले तो ट्रायल बैलेंस से आपको ये पता चलेगा कि जितना आपने दिया जितना लिया वो बराबर बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में जो P&L और बैलेंस शीट बनेगी उससे आपको समझ में आएगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है ना, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कहाँ जा रही है, बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप एनालाइज करोगे। और उसके बाद उसका आप इंटरप्रिटेशन करोगे कि ये आपके जो अकाउंटिंग, ये जितना भी आपने समरी बनाई है ये कहना क्या चाह रही है। एंड देन इस पूरे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से जो भी रिजल्ट आएगा इसे हम क्या करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं टू द इंटरेस्टेड यूजर। सो ऑल आर दीज व्हाट फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ इसके बारे में भी बात करेंगे। कोई डाउट है? वैसे ये पूरा का पूरा मीनिंग ही है, मीनिंग के सारे पॉइंट्स मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल दिए। ओके, चलें अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस भी हैं। बिल्कुल है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ पर अपन फाइनेंसेस की बात करते हैं, लोन्स की, शेयर्स, डिबेंचर्स, मतलब सीधा सीधा जो पैसों की सीधी सीधी सी बात हो रही है ना। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बात करते हैं कि जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाती हैं, जहाँ पर आपने कुछ प्रोडक्शन किया उसमें कॉस्टिंग वगैरह जो भी लग रही है, सिर्फ जहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री भी है वो भी आपको किसी काम को करने में कितनी कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट की अकाउंटिंग होती है। एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डन फॉर इंटरप्रिटेटिंग एंड फॉर एनालाइजिंग, मतलब ये अकाउंट्स जो है ये ना एनालाइज करने के लिए बना रहे हो। मैनेजमेंट अकाउंट में आपके आ जाते हैं रेशियोज, आ जाते हैं कैश फ्लोज, आ जाते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कैसे पढ़ते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप मैनेज करने के लिए कर रहे हो। ये इसमें अपन कंपैरिजन भी करेंगे कि पिछले साल हमारा अकाउंट ये बोल रहा था, इस साल ये बोल रहा है, अगले साल का आप एक इंटरप्रिटेशन लगाते हो कि अच्छा उस समय ये हो सकता है। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में भी पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव। तो भाई हम फाइनेंशियल, ये अभी हमारे सिलेबस में है नहीं लेकिन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। चलें, अकाउंटिंग का काम क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना। भाई आप रिकॉर्ड करोगे, देन उसको समराइज करके, सॉरी क्लासिफाई करके समराइज करोगे, है ना। आपको उससे समझ में आएगा कि आपकी कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ रहा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी आप इससे डिटरमाइन करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमको पता चलेगा तो हमको ये भी पता चलेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना। देन इसके बाद आप मैनेजमेंट को भी असिस्ट करते हो इससे, कि आपको पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आपको पता है कि आप किस तरह के डिसीजन ले सकते हो। तो इस तरीके से आप उनको क्या करते हैं, असिस्ट भी करते हैं मैनेजमेंट को। अच्छा, फिर अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उसके यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। एंड देन आप बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनकी वैल्यूएशन करते रहते हैं कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर इस अपडेशन की ज़रूरत है। ये चीज़ें भी अकाउंटिंग करती रहती है। तो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है फंक्शन। तो भाई आपको सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पहला फंक्शन। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स को, अच्छा लॉ भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि आपको ये वाले अकाउंट्स बनाने हैं, ये वाला रिटर्न फाइल करना है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना भी अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल डेटा को कम्युनिकेट करना भी अकाउंटिंग का काम है और मैनेजमेंट को असिस्ट करना भी अकाउंटिंग का काम है फंक्शन में। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो चले, पहला एडवांटेज क्या है कि आपको बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, और लिमिटेशन क्या है कि अकाउंटिंग जो है पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है ना, अप्रॉक्सीमेटली रहता है। ओके, फिर ये मैनेजमेंट को असिस्टेंट करता है, ये एडवांटेज हो गया। फिर ये रियलाइजेबल वैल्यू इंडिकेट नहीं करते क्योंकि कहीं ना कुछ छूटता है या कुछ ना कुछ गलती होती है, तो अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, देन इसके बाद ये आपकी मेमोरी को रिप्लेस करता है।
ठीक है, मतलब आपने एक बार रिकॉर्ड कर दिया ना, तो आपके पास रिकॉर्ड में है वो, तो आपकी मेमोरी को उस तरीके से वो रिप्लेस कर रहा है। और अकाउंटिंग लिमिटेशन क्या बोल रहा है कि क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर कर देता है। हमने बोला ना मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं, भाई किसी ने कितनी मेहनत करी है किसी चीज़ के पीछे जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है या फिर कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन में ग्रोथ आई है, तो वो सारी चीज़ें ये इग्नोर कर देता है। ठीक है, हमको कंपैरेटिव स्टडी फैसिलिटेट होती है अकाउंटिंग से, ये हमारा एडवांटेज आ रहा है। क्या कि कंपैरेटिव स्टडी आपको मिलती है, दैट मीन्स आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकते हो या फिर खुद से भी कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल हम कहाँ थे, इस साल हम कहाँ आए। तो ये फैसिलिटी आपको अकाउंटिंग की वजह से मिलती है। यहाँ पर अकाउंटिंग जो है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। महंगाई बढ़ गई, महंगाई कम हो गई या फिर किसी भी तरह का कोई चेंज आता है इकोनॉमी में, तो उस इफेक्ट को अकाउंटिंग इग्नोर करता है। चले, फिर सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये भी फैसिलिटेट करता है अकाउंटिंग। कैसे आपको सारा अकाउंटिंग वगैरह करना है, आपको समझ में आ जाता है कितना टैक्स बन रहा है या फिर आप कहाँ पर टैक्स मैनेजमेंट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग से पता चलती है। लिमिटेशन क्या कह रहा है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब आप पेपर है ना, वो तो पेपर वर्क है, आप यहाँ पे कहीं ना कुछ बता सकते हो कि हाँ, या फिर हमने इतना लॉस दिखाने के लिए यहाँ पर ये दिखा दिया कि हमने ये टैक्स पे किया, हमने ये दिखा दिया, तो ये चीज़ें अकाउंटिंग में हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद लोन की फैसिलिटी आपको अकाउंटिंग की वजह से मिल पाती है। आप ये पूरे रिकॉर्ड्स को एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट एडवांटेज है कि आप इसको डिसीजन मेकिंग में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कहाँ पर किस तरह का रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से आप डिसीजंस लेने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। तो देखिए, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है। इसका जो फंक्शन है ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। प्राइमरीली फंक्शन इज इन नेचर primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एक सर्विस एक्टिविटी है। इसका जो फंक्शन है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है, और ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैसी होंगी, फाइनेंशियल होंगी नेचर में। ठीक है, इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में ये आपको फाइनेंशियल नेचर की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने में हेल्प करेगी। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सबसे पहला प्रॉफिट या फिर सरप्लस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, और कैश फ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है, उससे रिलेटेड हो सकती है। ओके, तो यूजर्स कौन कौन है इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, तो भाई इंटरनली भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स में हमारे पास सबसे पहले तो आ रहे हैं ओनर्स, भैया हमको भी पता करना है ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन हो गए इंटरेस्टेड यूजर्स, ओनर्स, कि उन्होंने जो पैसा लगाया था उस पैसे से क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना प्रॉफिट वो कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, है ना, कहाँ पर और पैसों की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले इंटरनल यूजर्स जो इंटरेस्टेड हुए वो कौन है, ओनर्स। दूसरा है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को ना कई तरह के डिसीजंस लेने होते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग। ठीक है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी अकाउंटिंग पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और इस वजह से मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। एंड इसके बाद एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स हैं, भैया उनको मालूम है कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तभी तो वो जाएंगे ना वहाँ पे काम करने के लिए, या फिर अगर उनको पहले ही पता चल जाए कि अरे कंपनी कि इस तरह की हालत है, तो फिर वहाँ पे जॉब क्या करके क्या करना है। और दूसरी चीज़ है, उनको ये भी पता चलता रहता है कि कंपनी आगे क्या करने वाली है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन उनकी आगे क्या करने वाली है, किस तरह से करने वाली है। तो ये हमारे कौन हो गए, इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में अगर हम देखेंगे तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, जिन्होंने आपको लोन दे के रखा है, या फिर जहाँ पर आपने पैसे लेके रखे हुए हैं जहाँ से। ठीक है, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जिससे आपने पैसे ले रखे हैं भैया आप बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो आपके लिए इन्वेस्टर्स है, तो उनको भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि अगर उनको फर्दर कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो इसी के बेसिस पर करेंगे। फिर क्रेडिटर्स, जिन्होंने आपको पैसा उधार पे दे के रखा है, उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ के लिए भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ को भी फाइन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देन रिसर्चर्स, जो रिसर्च कर रहे हैं। ओके, कंज्यूमर्स,
भी देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट यूजर्स हैं ये भी, और पब्लिक। सो दीज ये कौन है हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम कब बोलेंगे कि ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो भैया क्यों बोलेंगे, सबसे पहला ये रिलायबल है। रिलायबल मतलब हमने सारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और इतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो भाई इससे जो भी इंफॉर्मेशन निकली है ना वो रिलायबल होनी चाहिए। ओके, देन रेलेवेंट होना चाहिए आपसे, कि आपको जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए आपको। इसके बाद समझ में आनी चाहिए। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है भैया। हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कब अच्छा मानेंगे, जब वो किसी ऐसे इंसान को भी समझ में आ जाए जिसे अकाउंटिंग की कोई जानकारी नहीं है। देन आप उसे कंपेयर कर पाएँ, है ना, दूसरे किसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से आप उसे कंपेयर कर पाओ। तो ये 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाने की। ओके, तो यहाँ पर आके ना हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे सेकंड चैप्टर के साथ में। जब तक आप इसको एक बार फिर से देखिए, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए, और आगे के वीडियोस के लिए ना सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।